हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे हमारी क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 शुरू। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी आपके लिए डाल चुका हूं, तो आओ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास का हमारा सबसे पहला टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सा भी बिजनेस उसको अगर सोसाइटी में काम करना होता है ना बच्चों, तो उसे अलग अलग लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। अब एग्जांपल लेते हैं, आपके घर पे आपकी मम्मी आपके पापा का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, दादा दादी का ख्याल रखती हैं, नाना नानी का ख्याल रखती हैं। तो यानी मेजर अगर अपन देखें तो मम्मी के आसपास मम्मी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों का ख्याल रख रही है। उसी तरीके से अगर किसी भी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के बीच में रह के काम करना होता है ना, तो इसलिए कंपनी को सोसाइटी के अलग अलग लोगों को उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो अलग अलग लोग कौन से, आज देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स और ओनर्स। तो सबसे पहले तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर और ओनर का ख्याल रखना चाहिए, उनको प्रॉपर और टाइम से पैसा कमा के दे, उनकी वेल्थ के अंदर इंक्रीमेंट करे, उनकी वेल्थ को और आगे लेके जाए। तो सबसे पहला काम यह होता है किसी भी बिजनेस का। तो इसमें यह लिखा हुआ है द बिजनेस मस्ट प्रोवाइड फेयर रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल प्रॉपर फेयर पैसा मिले और उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं पे खराब ना हो जाए, जब्त ना हो जाए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी बनाए रखना। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स के अंदर यह ख्याल रखना होता है कि उनको सही से वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, उनको टाइम से सैलरी मिले, उनका शोषण ना हो, उनका ख्याल रखा जाए काम करते हुए। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट को मीनिंगफुल वर्क अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है, हेल्थी और सेफ वर्किंग कंडीशंस देनी होती है, उनको प्रॉपर वेजेस दो। तो ये दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर के लिए क्या एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही क्वालिटी की चीज सही रेट में प्रोवाइड कराना। तो बच्चों इसमें यह लिखा हुआ है कि हर बिजनेस को राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कराना होता है, ताकि इधर कस्टमर खुश रहे। चौथे पॉइंट में बोल रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। सीधी सी बात है, सरकार को क्या चाहिए एक बिजनेस से, टैक्सेस चाहिए। तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि किसी भी बिजनेस को पहली बात तो टैक्सेस ऑनेस्टली पे करने चाहिए, और अगर सरकार ने कोई सा कानून बना रखा है तो उस कानून को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों ये 4 इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिसको ना किसी बिजनेस को ख्याल रखना पड़ता है, इन चारों का। ठीक है, तो बच्चों आओ करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर एक पहले ना आपको सच्ची कहानी बताता हूं कि हुआ क्या था। तो देखो बच्चों, मैं बात कर रहा हूं सन 2000 की, यानी ईयर 2000 की। ईयर 2000 में क्या हुआ, कोका कोला इंडिया ने अपने एक प्लांट लगाया केरला के अंदर, और केरला में उस प्लांट ने, आपको पता है कोका कोला बनाने के लिए पानी चाहिए, उस प्लांट ने इतना जमीन से पानी निकाला कि आसपास के जो किसान थे ना उनके कुएं खाली हो गए। और दूसरी बात, जब भी कोई सी इंडस्ट्री लगती है ना तो आसपास वो अपना वेस्ट डालना शुरू करती है। और बच्चों कोका कोला इंडिया ने उस टाइम पे जो वेस्ट डाला ना, वो वेस्ट डालने से आज भी जो जमीन है ना वो बंजर की बंजर पड़ी है। तो हजारों किसान जो उस गांव के अंदर खेती करते थे उनको आज तक अपना मुआवजा नहीं मिला। और 2000 की मैं बात कर रहा हूं, 2000 के बाद 2004 के अंदर केरला गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और इस प्लांट के ऊपर ताला लगा दिया। पर उसके बावजूद आज 20 साल बाद की मैं बात करूं ना, आज भी वो जमीन बंजर पड़ी है और वहां पे जो पानी का लेवल है इतना नीचे जा चुका है कि वहां पे कोई आदमी भी जिंदा नहीं रह सकता। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि क्या बिजनेस का मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए? क्या बिजनेस को ये सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि भाई आस पड़ोस के लोगों की भी जिंदगी चलती है, फार्मर्स हैं, उनके घर बच्चे हैं, उनकी पूरी फैमिलीज को उनको पालना है? तो नहीं। तो हम ये कहते हैं इस चैप्टर के अंदर, और वैसे भी अगर आप देखो तो इंडिया में थिंकिंग है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को प्रॉफिट इतना भी ऊपर नहीं रखना चाहिए कि आसपास की सोसाइटी को खराब कर दे। आसपास की सोसाइटी जिस तरीके से जिस हवा में सांसें ले रही है वहां पे सांसें लेना मुश्किल हो जाए। आपको पता है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का क्या हाल है, तो बीड़ी पी के थोड़ी इतना गंदा हाल हुआ है। कहां से हुआ इतना गंदा हाल? इंडस्ट्रीज हैं, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। तो बच्चों यही टॉपिक हम देखने वाले हैं कि इन्वायरमेंट को सही रखना बिजनेस की जिम्मेदारी होती है। उस आ जाओ उसी को ऊपर स्टडी करते हैं। तो बच्चों अब सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करते हैं वो है डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट होता क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो इसने बोला हुआ कि एनवायरनमेंट रेफर्स टू एवरीथिंग अराउंड अस, यानी हमारे आसपास जो भी है वो एनवायरनमेंट है। अब वो नेचुरल हो सकता है या मैनमेड हो सकता है। नेचुरल मतलब हवा पानी, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, और मैनमेड एनवायरनमेंट वो हो गया जैसे कि आसपास की बिल्डिंग्स, रोड्स, ये हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, तो मैनमेड एनवायरनमेंट हो गया। और हर बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखे और मैनमेड एनवायरनमेंट
को भी प्रोटेक्ट करके रखे। तो बच्चों अब हम करते हैं मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय बिजनेस, यानी बिजनेस कितने तरीके के पॉल्यूशन करता है। उससे पहले एक मीम देखो, ये रियल लाइफ मीम है जिसके अंदर ना ये दिखाया हुआ है कि जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट मैच होता है तो उसकी ऐसी क्लैरिटी दिखती है, और अगर इंडिया के अंदर कोई सा क्रिकेट मैच होता है तो उसकी ऐसी क्लैरिटी दिख रही है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए नहीं है कि कैमरा नहीं है इंडिया के पास, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स 9 है जहां पे बिल्कुल क्लियर विजन आ रहा है, वहीं पे अगर अपन इंडिया की बात करें कोलकाता के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 हो रखा है जहां पे इतना धुंधला दिख रहा है। सोचो बच्चों, ये इतना गंदा पॉल्यूशन ये इंसान या आप या मुझ जैसे लोग नहीं कर पाते। इतना पॉल्यूशन होता कहां से है? इंडस्ट्रीज से। जब लोग लालची हो जाते हैं और उनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। तो इसीलिए जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं कि मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय बिजनेस, इसमें हम ये देखेंगे कि कितने तरीके का पॉल्यूशंस होते हैं। ये तो आप ऑलरेडी जानते हो वैसे कि सबसे पहला होता है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब ये है जो व्हीकल्स, फैक्ट्रीज हैं, ये जो हमारे आसपास की हवा को दूषित कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाती है जिसके कारण स्मोक होने लगता है, और उसके कारण हम जो सांसें लेते हैं उसके कारण कैंसर और जैसी बीमारियां होती हैं। आगे लिखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन दूसरे तरीके का पॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होता है? केमिकल और वेस्ट को ना सीधा वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है बिना उनका कोई भी सॉल्यूशन निकाले, सीधा आपने गंदा पानी डाल दिया नदी नालों के अंदर। उसके कारण क्या होता है? जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और हम ही वो पानी जब यूज करते हैं तो हमें भी हेल्थ का रिस्क होता है। तीसरा है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन यानी जिस टाइम टॉक्सिक वेस्ट को सीधा लैंड के अंदर डंप कर दिया बिना उसको ट्रीट करे, जैसा अभी अपन ने कोका कोला वाले एग्जांपल में देखा था। इससे क्या होता है? जमीन बंजर हो जाती है और वहां पे ना खेती नहीं हो सकती। चौथे तरीका का पॉल्यूशन है नॉइस पॉल्यूशन, जो कि फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम करते हैं। इससे क्या होता है? हियरिंग लॉस होता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स होता है। क्योंकि बच्चों होता क्या है, जिस टाइम नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, उसके कारण ना एक तनाव की सी स्थिति होती है। आप एक चीज देखना, गांव के अंदर साइकिल लेके जाओ, बिल्कुल शांति होती है, मन एकदम रिलैक्स रहता है। वहीं पे अगर शहर के अंदर अपनी बाइक लेके आ जाओ, पै 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 पै, इससे होता क्या है? बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है। इसीलिए गांव के लोग बड़ी शांति से जिंदगी जीते हैं, बड़ी जिंदगी जीते हैं, और अपने जैसे शहर जैसे लोग पै 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 इसी के अंदर पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो कहने का मतलब नॉइस पॉल्यूशन सुनने में ऐसा लगता है कि यार ज्यादा साउंड ही तो है, क्या दिक्कत है? नहीं, उससे एक ना सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी बॉडीज पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी पॉल्यूशन कंट्रोल करें, फैक्ट्रीज करने को रेडी भी हो, पर उसके फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले तो फायदा ये होगा कि रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, यानी जो हमारी हेल्थ के अंदर दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं आजकल बच्चों ऐसी ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जिसके नाम आपके पापा और दादा के टाइम पे सुने भी नहीं गए थे। तो ये कहां से आई है बीमारियां? क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट हमारा इतना गंदा हो चुका है। तो जिस टाइम आप पॉल्यूशन कंट्रोल करोगे तो उस कारण से कैंसर, लंग की कॉम्प्लिकेशंस और हार्ट की प्रॉब्लम जैसी जो आजकल इतना देखने को मिल रहा है वो कम हो जाएगा। सेकेंड चीज है रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी का मतलब यह है कि जब फैक्ट्रियां अपनी जिम्मेदारी समझेंगी तो ऐसे में क्या होता है, सरकार अपनी कार्रवाई नहीं करेगी, वरना आपके अगेंस्ट में सरकार खड़ी हो जाएगी। जैसे कोका कोला का प्लांट 2004 में सरकार ने बंद करवा दिया ना, देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट कोका कोला की भी डूबी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको ज़्यादा रिस्क की चीज़ें नहीं करनी तो आप प्लीज़ पॉल्यूशन कंट्रोल करके चलो। जैसे अभी यूपी में थोड़े टाइम पहले देखने को मिला था, ऐसी फैक्ट्रीज जो सीधा अनट्रीटेड वाटर बॉडीज गंगा या में डाल रही थी ना, उन पर ताला लगा दिया। पॉइंट नंबर थर्ड, कॉस्ट सेविंग बहुत होती है। कॉस्ट सेविंग बहुत होती है का मतलब यह है कि आप जब प्रॉपर टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स यूज करोगे तो उसके कारण ना वो एफिशिएंटली काम करते हैं, वो वेस्टेज ज़्यादा नहीं निकालती। जब वेस्टेज ज़्यादा नहीं निकालेगी तो ओनर को भी फायदा होगा क्योंकि काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर आपका प्रोडक्ट तैयार होना शुरू हो जाएगा। अगली चीज़ बोल रहा है इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज। इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज का मतलब यह है कि न्यूज़पेपर जब हमारी तारीफें कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें प्राइजेस दे रही है क्योंकि हम बहुत ढंग से काम कर रहे हैं, हम टॉक्सिक वेस्ट वाटर बॉडीज में नहीं डाल रहे, पॉल्यूशन कंट्रोल में रख रहे हैं, तो इससे फायदा यह होता है कि एक इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लोग आपको चाहने लगते हैं कि यार इस बंदे का, इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, बड़ा हमारा ध्यान रखता है। आगे बोल रहा है अदर सोशल बेनिफिट्स, यानी बाकी भी सोशल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि क्लीनर एयर एंड वाटर होता है, आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ हो जाएगा, पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दे। जैसे रिलायंस ने थोड़े टाइम पहले पेड़ पौधे लगाए अपनी फैक्ट्री के आसपास, वहां की एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई। उसके बाद में बेटर विजिबिलिटी एंड एस्थेटिक्स, यानी देखने में सुंदर लगता है। प्रिजर्व्ड कल्चरल हेरिटेज, यानी जो हमारी संस्कृति चलती आ रही है वो आपको देखने को मिलती है। आगे कह रहा है हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका जीवन जीने का तरीका और लेवल ऊपर हो जाता है। अगला टॉपिक जो बच्चों है हमारा स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सच में जेन्युइनली अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना है ना तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप यह है कि टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट लो कि क्या टॉप मैनेजमेंट सच में एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करवाना चाहता है क्या, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट ने हाँ भर दी ना तो बाकी नीचे के ऑर्गेनाइजेशन को तो अपने आप काम करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है एंटरप्राइज वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो कि उसको एनवायरमेंट प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करके चलना है। थर्ड कह रहा है क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इसका मतलब यह है कि क्लियरली लिखो, आप रिटर्न के अंदर दो कि क्या क्या प्रोसेस होगा ताकि आप अपना पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करोगे, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे, आप साइंटिफिक तरीके से वेस्टेज को आगे डिस्पोज करोगे, तो ये लिखा होना चाहिए प्रॉपर, ताकि हर बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन में उसको पढ़ के काम कर सके। आगे बोला कंप्लायंस विद लॉज, और अगर सरकार ने कोई सा कानून बना रखा है, कोई लॉ बना रखा है, तो उस लॉ को फॉलो करना भी कंपनी की जिम्मेदारी है। आगे कह रहे हैं पार्टिसिपेशन विद गवर्नमेंट प्रोग्राम, यानी अगर गवर्नमेंट कोई सा प्रोग्राम निकाल रही है, तो जैसे कि बीच बीच में प्रोग्राम निकलते रहते हैं कि रिवर क्लीनिंग का प्रोग्राम हो गया, अफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम हो गया, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो गया, तो कंपनीज को बढ़ चढ़ के इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं पीरियोडिक असेसमेंट। पीरियोडिक असेसमेंट का मतलब यह है कि आपने टॉप मैनेजमेंट ने कानून लॉ बना के तो रख दिया अपनी कंपनी के लिए, उसने बातें बना के लिख के छोड़ दी, पर अब टॉप मैनेजमेंट को और बाकी लोगों को यह कंफर्म करना चाहिए बारी बारी से कि क्या जो हमने बोला था वो फॉलो हो तो रहा है ना। तो यानी पीरियोडिक असेसमेंट होना जरूरी है। आगे एजुकेशन एंड अवेयरनेस बताओ, लोगों को, एम्प्लॉइज को बताओ, सप्लायर को बताओ, डीलर को बताओ, कस्टमर को बताओ, सबको समझाओ कि भाई सही तरीके से काम करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब बच्चों ये है हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, अंदर से जो जमीर होता है ना, जमीर को हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। और देखो बिजनेस एथिक्स आता कहां से है, बिजनेस एथिक्स आता है आसपास की सोसाइटी से और हमारे एनवायरनमेंट से। फॉर एग्जांपल, अभी ना मैं कल की एक बात कर रहा था, मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला कि सर घर पे ना लाल कपड़ा नहीं रखना चाहिए। मैंने क्या, रेड टी शर्ट पहन के बैठा था, तो स्टूडेंट ने बोला कि सर रेड हमारे घर पे बिल्कुल यूज नहीं करते, पूरे घर में। मैंने कहा यार तुम यूज नहीं करते, हमारे तो मंदिर में भी लाल कपड़ा नीचे रखा हुआ है भगवान के। तो उसने बोला कि सर लाल कपड़ा हमारे घर पे नहीं आता। अब आप मेरे को एक चीज सोच के बताओ, उस छोटे से बच्चे को कैसे पता कि लाल कपड़े का कोई यूज होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो मैंने अपनी फैमिली में देखा कि मेरी फैमिली यूज करती है, उस स्टूडेंट ने अपनी फैमिली में देखा कि उसकी फैमिली यूज नहीं करती। इसमें गलत सही की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि हम दोनों की ये सोच बनी कैसी, हम दोनों की ये सोच बनी आसपास के एनवायरनमेंट से। और बच्चों ये बात सच है कि आप 20 साल तक अगर किसी एनवायरनमेंट में रहते हो ना, तो आप उसी को सच मानने लग जाते हो जो आपने एनवायरनमेंट पिछले 20 साल में देखा है। इसीलिए एक बहुत बड़ा गुनाह बोला जाता है स्टूडेंट के लिए कि अगर कोई सा स्टूडेंट या लड़का अगर ये सोच लेना कि यार मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गया पर मैं एक करोड़पति बनना चाहता हूं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ये गुनाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग उसको उस चीज से पीछे खींचने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एथिक्स के अंदर कानून की बात नहीं है बिल्कुल भी। एथिक्स में बात यह है कि आसपास के एनवायरनमेंट आपको क्या करने को बोलता है। तो इसमें यही बोला हुआ है कि एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इथोस मीनिंग कैरेक्टर, वैल्यूज और मॉरल प्रिंसिपल्स। यानी आपके प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं, मेरे प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं, और ये प्रिंसिपल बने कैसे, आसपास के एनवायरनमेंट से बने हैं। आगे बोल रहा है एथिक्स रिलेट्स टू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स का मतलब है सही क्या है, गलत क्या है। आपका सही गलत अलग हो सकता है, मेरा सही गलत अलग हो सकता है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं बिजनेस पर्संस आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हायर एथिकल स्टैंडर्ड्स ड्यू टू देयर कंट्रोल ओवर सोसाइटल रिसोर्सेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखो आप और मुझ जैसे लोग अगर किसी चीज में थोड़ा सा हमारे मतभेद हो गए, हमारी विचार नहीं मिलते, तो ये बात फिर भी चल जाएगी। पर अगर आप इतने बड़े लेवल पे बैठे हो कि आप करोड़ों का बिजनेस चला रहे हो, तो ऐसे बंदे को, ऐसे बिजनेसमैन के एथिक्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे बिजनेसमैन के पास पैसा भी होता है, पावर भी होती है, लिंक्स भी होते हैं, तो उस बंदे का एथिकल होना जरूरी है। वरना हमारी जो समाज है, जो सोसाइटी है ना, उसका साथ बहुत ज्यादा गलत होना शुरू हो जाएगा अगर पावरफुल बंदे एथिकल नहीं हुए तो। ठीक है, तो ये हमने बिजनेस एथिक्स का मीनिंग कर लिया। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी बिजनेस एथिक्स होते ही क्यों है, जरूरी क्यों होते हैं। बिजनेस एथिक्स अगर बच्चों किसी में होता है ना, तो पब्लिक उस पर कॉन्फिडेंस आता है, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस होता है उस बंदे का जो एथिकल तरीके से चल रहा है। आज किसी का 10 रुपये मारा, 20 रुपये मारा, कितने टाइम तक कर लोगे, कितना पैसा कमा लोगे, ताजमहल बन जाएगा क्या उस पैसे से। आगे बोला है दिस प्रमोट्स कल्चरल और इंटीग्रिटी एंड केयर, यानी एक समाज गुथा हुआ रहता है, लड़ाइयां नहीं होती उसके अंदर। इट हेल्प्स अलाइन इंडिविजुअल गुड विद सोशल गुड, यानी मेरा खुद का भला भी होए और सोसाइटी का भला भी होए, दोनों की लिंकिंग कैसे होती है, अगर एथिकल कोई बंदा काम करना चाह रहा है तो सबका भला लेके चलता है। आगे बोला एथिक्स इज मोर पावरफुल देन लॉज इन शेपिंग ग्रेट सोसाइटी, यानी एथिक्स ज्यादा पावरफुल होता है, कानून से भी ज्यादा पावरफुल होता है। आपने देखा होगा कई बार बोलते हैं कि हमारे कानून ये चीज नहीं मानता, हमारा अलग सिस्टम चलता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? वो कहता है कानून फिर भी नीचे है, पर जो मेरी सामाजिक सोच बन चुकी है मैं उसको कानून से भी ऊपर मानता हूं। ये चीज जो देखी जाती है आजकल, वो क्यों हो रही है? क्योंकि एथिक्स जो एक बंदा नेचुरली अंदर से बन चुका है, अब कानून उसका क्या उखाड़ लेगा। तो हर बंदे को, खास करके पावरफुल बंदों का एथिकल होना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
ये है बच्चों हमारा आखिरी टॉपिक जो कि है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, यानी बिजनेस एथिक्स किस तरीके से अप्लाई होते हैं, क्या क्या अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसके। सबसे पहले तो अगर बिजनेस एथिक्स आपको लाने हैं ना तो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना जरूरी है। मालिक चंगा तो उसकी फौज भी चंगी। कहने का मतलब अगर मालिक ने सोच लिया कि मेरे को एथिकल बन के रहना तो उसके नीचे भी जो लोग हैं वो भी एथिकल बन के रहते हैं। आगे कह रहे हैं पब्लिकेशन ऑफ कोड। पहली बात तो हमने देख लिया कि टॉप मैनेजमेंट का साथ होना जरूरी है, और बाद में ना पब्लिकेशन ऑफ कोड का मतलब यह है कि एक रिटर्न तरीके से आप ये सारी चीजें लिख के छोड़ दो, ताकि कल को कोई बंदा गलत करे ना तो उसको सामने दिखा दो, भाई तू क्या कर रहा है, क्या लिख के हमने दिया हुआ और तू क्या काम करके दे रहा है। तो उससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि आपके जो कोड ऑफ एथिक्स है ना वो लिखा होना चाहिए कि ऑनेस्टी क्या है, प्रोडक्ट सेफ्टी क्या होती है, हेल्थ सेफ्टी क्या है। लिखे होने से ज्यादा चीजें बेटर हो जाती है। आगे बोला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। इसका मतलब अब आपने लिख के तो छोड़ दिया, पर इसको फॉलो करवाना पड़ेगा। फॉलो करवाने के लिए भी आपको एक मैकेनिज्म लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आप ऐसे बंदों को हायर करो जो एथिकली सही हो। आपको एथिक्स फोकस ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, बार बार आपको उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी, जिससे सारी चीजें कंट्रोल में रहे। आगे इसने बोला इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल, यानी आपको टॉप लेवल ऑफ एम्प्लॉइज को भी अपने साथ एथिकल बनाना है, मिडिल को भी बनाना है और लोअर लेवल को भी बनाना है। हर कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन का एथिकल चलना चाहिए। और ये बच्चों हमारा आखिरी एलिमेंट है जो कि है मेजरिंग ऑफ रिजल्ट, यानी जब आप अपने इतनी मेहनत कर ली तो फाइनली अपना रिजल्ट देखो कि क्या लोगों ने एथिकल काम किया या नहीं किया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 होता है फिनिश, खत्म, समाप्त। तो अगले चैप्टर में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 में। अगर कोई भी डाउट है आपको तो नीचे कमेंट करके लिख दो, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।